चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई। देखो, कल हम लोगों ने कवर किया था वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है। वर्टिकल एनालिसिस में कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है। एक दफा देख लेते हैं वर्टिकल एनालिसिस का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था वर्टिकल एनालिसिस का? हम्म। कंपेयरिंग अमाउंट डिवाइड बाय बेस आइटम मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। यानी कि वर्टिकल एनालिसिस में हम क्या कर रहे होते हैं कि जो हमारी बेस अमाउंट होती है, ठीक है, यानी जिस अमाउंट से हम कंपेयर कर रहे होते हैं, सही है, उससे वो क्या कहलाती है? वो बेस अमाउंट कहलाती है और उसको हम लेते हैं 100%। क्लियर? और जो अमाउंट उससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारी कंपेयरिंग अमाउंट कहलाती है। तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं बेस अमाउंट से और मल्टीप्लाई बाय किससे कर देते हैं? 100 से। ठीक है, तो इस तरह हमारा वर्टिकल एनालिसिस हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ये देखो। ठीक है, ये आपको वर्टिकल एनालिसिस दिया हुआ है। क्या किया आपने? टोटल एसेट्स को लिया बेस अमाउंट। ठीक है, तो टोटल एसेट्स आपके हो गए 100%। और 100% में आपने क्या किया फिर? पहले आपने इंटेंजिबल एसेट्स का निकाला, सही है। फिर आपने प्लांट एसेट्स का निकाला। किस तरह? कि 8 लाख को आपने रखा ऊपर और उसे डिवाइड करा दिया 1 मिलियन एट, क्या पढ़ेंगे इसको, 18,35,000। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करा दिया। तो क्या आंसर आया आपके पास? 0.8%। ठीक है। ये बेसिकली हमें क्या बता रहा होता है, ये एनालिसिस, कि हमारा बेस अमाउंट में से ये कंपेयरिंग अमाउंट है, इसका मार्जिन कितना है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास टोटल एसेट्स 18,35,000 के हैं, तो उनमें से 0.8% जो है वो है इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है। इसी तरह 43.6% क्या है? प्लांट एसेट्स। और 55.6% है करंट एसेट्स। ठीक है। ये एनालिसिस हमें ये चीज बता रही होती है कि हमारे ईच आइटम का मार्जिन कितना है। क्लियर? ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पे। ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है, जिस तरह हम वर्टिकल एनालिसिस में क्या कर रहे थे कि हमारे पास एक बेस ईयर था। ठीक है, हमारे पास क्या था? हमारे पास एक बेस ईयर था, बेस सॉरी बेस अमाउंट था, उससे हम कंपेयर कर रहे थे। ठीक है ना? एक बेस अमाउंट से हम कंपेयर कर रहे थे अपनी इनकम स्टेटमेंट के, अपनी बैलेंस शीट के अमाउंट्स को, लेकिन ईयर एक ही था। ठीक है, यानी कि 2012 से ही कर रहे थे। लेकिन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आप 2 इयर्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल नेट सेल्स थी 15 लाख 2011 में। ठीक है, तो 2012 में हो गई 18 लाख। तो चेंज आया। तो आप इस चेंज को मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में कि पॉजिटिव चेंज आया या नेगेटिव चेंज आया। ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आप क्या मेजर करते हैं? आप चेंज मेजर करते हैं कि कितना चेंज आपके एक अमाउंट में आया एज कंपेयर टू दूसरे अमाउंट में दूसरे ईयर के। ये चीज क्लियर हो गई? हाँ। अब देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है। दो फार्मूलाज होते हैं वैसे हॉरिजॉन्टल के ना, एक आपको चेंज बता रहा होता है। ठीक है, पहले हम चेंज वाला देखते हैं। चेंज सिंस बेस पीरियड। ठीक है, यानी कि बेस पीरियड के कंपेयर में
आपका कितना चेंज आया करंट पीरियड में। ठीक है, तो चेंज पीरियड का फॉर्मूला होता है, लिखो, करंट ईयर अमाउंट माइनस बेस ईयर अमाउंट अगेन डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? चेंज मालूम करने का। अगर आपने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में चेंज मालूम करना है, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर? अच्छा देखो, जो जो नया आया है उसको कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछे, मैंने अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला लिखवाया है। ठीक है, वर्टिकल एनालिसिस कल हमने पढ़ा था, एक दफा अगर बोलोगे तो मैं रिवाइज करा देती हूँ। और आज हम पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आपके पास बेसिकली टू फॉर्मूलाज होते हैं, दोनों का अलग अलग काम है। ठीक है, अगर आपको बोला भाई कि आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में चेंज मालूम करें, ठीक है, कि अगर आपकी नेट सेल्स 2010 में 15 लाख थी और 2011 में 18 लाख हो गई, तो कितने परसेंट चेंज आपकी सेल्स में आया। ठीक है, ये बेसिकली कहलाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। यहाँ तक क्लियर हुआ? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ। सही। और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का फॉर्मूला क्लियर हुआ? क्वेश्चन की तरफ जाएं। चलो। ठीक है, ठीक है, कल हम लोगों ने कॉर्नर्ड कॉरपोरेशन का, ठीक है, कॉर्नर्ड कॉरपोरेशन का और हैंडी कॉरपोरेशन का वर्टिकल एनालिसिस किया था। ठीक है, आज हम इन्हीं दो क्वेश्चंस का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या फर्क है। वर्टिकल एनालिसिस में कल हमने क्या किया था कि हमने एक ईयर को लिया था सिर्फ। ठीक है, वर्टिकल एनालिसिस हमेशा एक ईयर का होता है, और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के लिए हमेशा 2 इयर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आप क्या करेंगे, आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में देखेंगे ईच आइटम को एज कंपेयर टू उसी आइटम को दूसरे ईयर के। यानी कि अगर मैं इनटेंजिबल एसेट्स को देखूं तो 2012 में है 27,000 और 2011 में है 40,000। ठीक, अब मुझे इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है कि इन दोनों में कितना चेंज आया। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात? कम से कम हाँ या ना तो बोलो। हाँ। ठीक है, ईच आइटम का एनालिसिस होगा। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स का भी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का भी, और करंट एसेट्स का भी। ठीक है, अब देखो ये एक सॉल्यूशन है तुम लोगों के सामने। ठीक है, ठीक है, देखो
करंट एयर डिवाइडेड, सॉरी, करंट एयर माइनस बेस एयर डिवाइडेड बाय बेस एयर अमाउंट बेसिकली। करंट एयर अमाउंट को आप माइनस करेंगे बेस एयर अमाउंट से। अब बेस एयर अमाउंट आपको दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ पर आपको बेस एयर दिया हुआ है 2011, यानी 2011 के जितने भी अमाउंट्स होंगे वो सब बेस एयर होंगे, और उसी आइटम के जो 2012 के अमाउंट है वो करंट अमाउंट होंगे। क्लियर? अब हाँ। देखो, ये मैंने तुम लोगों के लिए सॉल्व किया है। बेसिकली ये इतना लंबा सॉल्व ना करना, डायरेक्ट डायरेक्ट तुम लोग कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये इसलिए किया था कि मुझे तुम लोगों को कैलकुलेशन शो करनी थी, तो ये कैलकुलेशन पूरी तुम लोगों के पास शो हुई हुई है। अब देखो, अगर मुझे सबसे पहले निकालना है इनटेंजिबल एसेट्स का, ठीक है, तो मैंने इनटेंजिबल की करंट अमाउंट कितनी है, 27,000। मैंने करंट की जगह लिखा 27,000, माइनस किया 40,000। क्यों किया? 40,000 है 2011 का अमाउंट, तो 2011 का अमाउंट हमने बेस ईयर अमाउंट लेना है, तो मैंने बेस ईयर अमाउंट की जगह क्या लिखा, 40,000, और उसे डिवाइड कर दिया 40,000 से। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आ रहा है -0.325। मुझे ये आंसर परसेंटेज में चाहिए, तो मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगी। तो मुझे ये क्या बता रहा है कि मेरे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आया -32.5%, यानी कि 2011 के मुकाबले में इनटेंजिबल एसेट्स में -32.5% का चेंज आया है। नेगेटिव चेंज हमें क्या बता रहा होगा कि अमाउंट कम हुई है, और ये हमें सामने दिख भी रहा है कि इनटेंजिबल एसेट्स 2011 में 40,000 है और 2012 में 27,000 है, यानी कि कम हुए हैं। नेगेटिव चेंज आया है, तो ये माइनस साइन हमें नेगेटिव चेंज बताएगा कि -32.5% जो है वो आपके इनटेंजिबल एसेट्स कम हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात? यस। हाँ। अब इसी तरह हमने देखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में देखो, हमारे पास जो करंट अमाउंट है वो है 99,000, और बेस अमाउंट है 90,000। सही है, मैंने फॉर्मूले में ये दोनों चीजें रखी। करंट अमाउंट में रखा 99 माइनस 90,000 डिवाइडेड बाय 90,000, तो मेरे पास आया 0.1। मैंने इसे मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो यही आंसर मेरे पास इसमें आ जाएगा परसेंटेज में, कि 10% चेंज जो है वो मेरा आया एज कंपेयर टू 2011। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई? हाँ। अब देखो, मैंने क्या बताया कि ईच आइटम, जितने भी आइटम्स आपकी बैलेंस शीट में या आपके इनकम स्टेटमेंट में गिवन होंगे ना, आप उन सब का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करेंगे। ईच आइटम, चाहे वो टोटल एसेट्स हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो टोटल इक्विटी हो। ठीक है, अब देखो, ये तुम लोगों ने सारी कैलकुलेशन कर ली, ठीक है, जैसे ये एसेट्स की कैलकुलेशन है, नीचे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की कैलकुलेशन है। ठीक है, अब आपने इसे लिखना कैसे होगा, ये देखो, आपने इसे लिखना होगा ऐसे। ये देखो, दिख रहा है? आपने बेसिकली इसे इस तरह लिखना है। आपने लिखा कॉर्नर कॉर्पोरेशन, आप क्या कर रहे हैं, आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको दी हुई है। आपने इसी तरह, जिस तरह आपकी ऊपर बैलेंस शीट उतरी हुई थी, आपने उसी तरह पूरी उतारी, बस एक कॉलम आपने आगे रखना होगा परसेंटेज का। ठीक है, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि योर चेंज इन करंट एसेट्स एज कंपेयर टू बेस, एज कंपेयर टू बेस अमाउंट। ठीक है, यानी कि इनटेंजिबल एसेट्स में इतना चेंज आया, करंट एसेट्स में इतना चेंज आया, और टोटल एसेट्स में इतना चेंज आया। ये बेसिकली हमें बता रहा होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, कंपनीज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्यों करती हैं, ताकि वो ये देख सकें कि उनकी किस एयर की पोजीशन या किस एयर की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर रही। अगर आपकी चीजें नेगेटिव में जा रही हैं
चेंज अगर आपके नेगेटिव में जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो करंट ईयर की प्रोग्रेस है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी अमाउंट नेगेटिव में कब जाती है? जब वो डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है। यानी कि आपके टोटल एसेट्स भी डिक्रीज हुए हैं, आपकी इक्विटी भी डिक्रीज हुई है, आपके करंट एसेट्स भी डिक्रीज हुए हैं। इज दैट क्लियर? इसकी और भी रीजंस हो सकते हैं वैसे। ये चीज यहाँ तक क्लियर हुई? हम्म। ये किस चीज का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हमने किया? बैलेंस शीट का। ठीक है। ये किसका है? ये है बैलेंस शीट का। अब अगर हम देखें सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है, हैंडी कॉर्पोरेशन। ठीक है, नजर आ रहा है हैंडी कॉर्पोरेशन? यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट। अब आपने इनकम स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है 2011 की और 2012 की आपस में। Prepare a horizontal analysis of the income statement data for Handy Corporation using 2011 as a base। ठीक है, आपको बेस ईयर बताया हुआ है कि आपने किसको बेस लेना है और किसको करंट लेना है। ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करें तो नेट सेल्स कैसे निकालेंगे? नेट सेल्स का चेंज बताओ। नेट सेल्स का चेंज कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूले से ना। मतलब फॉर्मूले में रख के बताओ ना अमाउंट्स को। नेट सेल बेस एयर अमाउंट हो जाएगी। मैंने कहा अमाउंट्स रख के बताओ मुझे फॉर्मूले में। 6 लाख माइनस 5 लाख डिवाइड बाई 5 लाख। बिल्कुल ठीक। और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज हाँ। में अमाउंट आ जाएगी। वेरी गुड। हम्म। ठीक है। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट का निकालेंगे। 1,17,000 रखेंगे करंट, कॉस्ट माइनस ऑफ गुड अस्सी सोल्ड का हजार नहीं और निकाल डिवाइडेड रहे? बाय। सबका निकालेंगे, सबका। मैं हाँ, ऐसे ही सबका बता रही कर हूँ, कोई सही। भी मैंने अमाउंट हाँ, उठा लिया। ठीक है। अब देखो, इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, लेकिन ये मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्व किया था। ये देखो, ऊपर फॉर्मूला लिखा, करंट माइनस बेस डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नेट सेल्स का निकाला, 20% चेंज आ रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 15% चेंज आ रहा है। ठीक है। इस तरह हम बेसिकली हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के चेंजेस को निकालते हैं। ठीक है। क्लियर हो रही है सही। मेरी बात? हम्म। एक सवाल इसको देखो जरा, इस मेथड को कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो। ठीक है, फिर मैं दूसरा वाला सवाल, दूसरा वाला फॉर्मूला समझाती हूँ। ठीक है भाई, 2 मिनट के लिए इसे देखो सुकून से। कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो मुझसे पूछो। फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ दूसरा वाला फॉर्मूला।
बाय। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। हाँ। ठीक है। अच्छा, देखो भाई, लेट मी शेयर अगेन। हो रही है? चलो भाई, हमने क्या देखा, एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने चेंज फाइंड आउट किया। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट किया कि बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में कितना चेंज आया। क्लियर? हम्म। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, जो सेकंड फॉर्मूला है वो बेसिकली इस तरह से समझ लो कि वो वर्टिकल एनालिसिस की तरह है। कि ठीक है, उसमें जैसे वर्टिकल एनालिसिस में हम क्या कर रहे थे कि हमने बेस एयर को कितना लिया था, बेस अमाउंट को 100%। तो हम ये बताएंगे कि एज कंपेयर टू बेस अमाउंट या बेस एयर, अब करंट ईयर में हमारी कितनी परसेंटेज है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर, इसी इसी को देखें, ये आपको नेट सेल्स का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये नेट सेल्स बता रहे हैं कि 2009 में आपकी नेट सेल्स थी 18,781। ठीक है, और 2010 में आपकी सेल्स है 19,903। ठीक है, अगर हमें इसका चेंज मालूम करना हो तो हम ऊपर वाले फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसकी एक्चुअल परसेंटेज मालूम करनी हो एज कम्पेयर टू बेस ईयर, तो वो हम कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, अब देखो वो हमें कैसे पता चलेगी। कि वर्टिकल एनालिसिस में हमने क्या किया था कि हमने एक अमाउंट को लिया था 100%, कि अगर मेरे पास टोटल एसेट्स है 1 लाख और करंट एसेट्स है 50,000। ठीक है, तो हमने जब इसे फाइंड आउट किया तो मेरे पास आया कि 100% में से जो 50% है वो हमारा क्या है, करंट एसेट्स है। ठीक है, यही हम वर्टिकल एनालिसिस में कर रहे थे। हॉरिजॉन्टल में हमें कैसे पता चलेगा, ये देखो, मेरा कैलकुलेटर, अगर हम पुरानी वाली एग्जांपल को याद रखें जिसमें हमारे पास इनटेंजिबल एसेट्स थे 27,000। ठीक है, और हमारे पास इनटेंजिबल एसेट्स दूसरे ईयर के थे 40,000। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आया, इसको डिवाइड करके और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारे पास आया 67.5% हो जाएगा ये कैलकुलेशन हमें क्या बता रही है कि अगर ठीक है, ये कैलकुलेशन हमें क्या बता रही है कि अगर 2011 में इंटेंजिबल एसेट्स थे 40,000, वो हो गए 100%। तो बेस ईयर के कंपैरिजन में अब कितने एसेट्स हैं टेंजिबल, 67.5%। समझ आई ये बात मेरी? समझ में आई ये बात? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व ऐसे ही करेंगे जैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन बस यहाँ पर आपका वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर
आवाज अटक रहा है वहां। मतलब देखो, मतलब बताऊं कि सॉल्व करने का तरीका दो होता है। एक ही है फॉर्मूला, अगर आवाज नहीं आ रही मेरी, अब आ रही है? सही है। देखो, ये रहा। इस तरह हम सॉल्व कर रहे थे ना, ठीक है? इस तरह हम सॉल्व कर रहे थे, अभी भी आपने सेम इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है? इसी तरह आपने उसे परसेंटेज में बताना है। लेकिन जब हम परसेंटेज में बता रहे होंगे ना, तो जैसे मैंने यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है परसेंटेज, नजर आ रहा है? हाँ। मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पर जैसे सिर्फ लिखा हुआ है परसेंटेज, तो यहाँ आप इस परसेंटेज की जगह लिखेंगे, जब आप चेंज बता रहे होंगे तो आप इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ लिख देंगे, ठीक है? इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट इन परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जब आप वैसे बता रहे होंगे, यानी कि इंक्रीज डिक्रीज नहीं बता रहे, आप टोटल एक्सप्रेशन बता रहे हैं, तो यहाँ आप लिख देंगे एक्चुअल एक्सप्रेशन इन परसेंटेज। ये बेसिकली आपको बताएगा कि आपने चेंज मालूम किया है या आपने एक्चुअल उसकी परसेंटेज मालूम की है एज कम्पेयर टू बेस। थोड़ी थोड़ी समझ में आई बात? हम्म। जब तक तुम लोग सवाल सॉल्व नहीं करोगे ना, समझ में नहीं आएगा। अब देखो, एक काम करो कि पहले मुझे बताओ कि तुम लोगों को तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए या नहीं। जल्दी से बताओ। आ गए, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, एक दफा मैं तुम लोगों को इनकी डेफिनेशंस बता देती हूँ ताकि तुम लोगों को और क्लियर हो जाए, ठीक है? तीन चीजें आपकी बेसिकली होती हैं: वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस, ठीक है? ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इवेल्युएट्स अ सीरीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? कि वो इवेल्युएट करता है आपकी सीरीज को। सीरीज का क्या मतलब है? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इसकी सीरीज को इवेल्युएट करता है कि एक ईयर के कंपेयर में दूसरे ईयर में कितना चेंज आया एक अमाउंट का, ठीक है? जैसे हम कंपेयर करते हैं ना कि यार पिछले साल मैंने इतनी अर्निंग्स की थी, इस साल मैंने इतनी अर्निंग्स की है, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है? ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाता है, ठीक है? और वर्टिकल एनालिसिस क्या है? इवेल्युएट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा बाय एक्सप्रेसिंग ईच आइटम इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ परसेंट ऑफ अ बेस अमाउंट। कि एक बेस अमाउंट को हम लेते हैं और उससे फिर कंपेयर करते हैं अपने ईच आइटम को, तो वो कहलाता है वर्टिकल एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जांपल लें कि अगर मेरी टोटल अर्निंग्स है 100%, ठीक है? अब मैंने कहा कि मेरी टोटल अर्निंग्स थी 100%, जिसमें से मैंने 50% अर्निंग्स जो है वो अपनी लगा दी कपड़ों में, ठीक है? ये मैंने क्या किया कि मैंने अपनी एक अमाउंट को दूसरे उसमें क्या किया, एक बेस अमाउंट को ईच आइटम से कंपेयर किया जहां मैंने स्पेंडिंग्स की। नॉर्मल लाइफ एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है? और रेशियो एनालिसिस क्या है? रेशियो एनालिसिस आपका रिलेशनशिप बताता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट का, ठीक है? यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई? हाँ। अब देखो, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आपके पास कितने हैं? दो हैं। अगर आपने एक ईयर से दूसरे ईयर के कंपैरिजन में चेंज बताना है,
तो आप चेंज का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चेंज सिंस बेस पीरियड, के बेस पीरियड के कंपैरिजन में कितना चेंज आया, ठीक। लेकिन अगर आपने एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन बतानी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिवली वी कैन एक्सप्रेस करंट ईयर सेल्स एज अ, सही है भाई। देखो बस थोड़ा सा रह गया, इसको कवर करते हैं। बस कहाँ थी मैं? हाँ, मैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बता रही थी तो बीच में कट हो गया था। देखो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक में हम चेंज बता देते हैं कि एज कंपेयर टू बेस ईयर हमारे अमाउंट में कितना चेंज आया, ठीक है। और एक हम बता देते हैं कि एक्चुअल अमाउंट हमारी कितनी है, ये सही है। यानी कि अगर बेस ईयर का अमाउंट हमारे नेट सेल्स थी 100% 2011 में, सही है, ठीक है। अगर 100%, तो अगर नेट सेल्स इंक्रीज होंगी तो ना परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाएगा। यार तुम लोग बॉन्ड तुम लोगों ने समझा हुआ नहीं है, वरना ये बॉन्ड की परफेक्ट एग्जांपल थी। इसमें भी कोई एग्जांपल नहीं, ये देखो, ठीक है। ये तुम लोगों के पास 2009 की नेट सेल्स दी हुई है, 2010 की दी हुई है और 2011 की दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने जो एनालिसिस किया है ना, ये हॉरिजॉन्टल किया है, लेकिन ये इन्होंने टोटल एक्सप्रेशन दी है करंट ईयर की कंपेयर करके बेस ईयर से, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बेस ईयर को कंसिडर किया 100%, 2009 बेस ईयर था, ये देखो 2009 एज अ बेस ईयर, इन्होंने उसको कंसिडर किया 100%। और फिर इन्होंने इस फॉर्मूले से करंट ईयर अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100 जब इन्होंने किया, तो देखो 2010 में नेट से ज्यादा है ना 2009 से, तो इनके पास जो टोटल परसेंटेज आई वो आ रही है 106%। यानी कि 106% है नेट सेल्स एज कंपेयर टू 2009। ये हमें टोटल बता रही है, ये हमें चेंज नहीं बता रहा, ठीक है। ये हमें टोटल रिप्रेजेंटेशन बता रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि एक ईयर के मुकाबले में दूसरे ईयर में कितना चेंज आया, तो वो हमारे पास ऊपर वाला फॉर्मूला है। एक हमें एक्चुअल या टोटल रिप्रेजेंटेशन बता रही है अमाउंट की, और एक हमें अमाउंट का चेंज बता रही है, ठीक है। अब क्लियर हुआ? हेलो? हाँ। अब क्लियर हो गई ये दोनों चीजें, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हम्म। के दोनों पार्ट्स, ठीक है। हाँ। इसी तरह देखो हमने वर्टिकल का किया था, ठीक है। वर्टिकल में हमने क्या किया था, एक दफा समझ लेते हैं, मुझे बस 2 मिनट दो, बढ़ के मत दो। हाँ, वर्टिकल एनालिसिस में हमने क्या किया था, पीडीएफ खोलती हूँ मैं, ये रहा, ठीक है। देखो वर्टिकल एनालिसिस का हमारे पास फॉर्मूला था कंपेयरिंग आइटम डिवाइडेड बाय बेस आइटम मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो हमने क्या किया था, टोटल एसेट्स थे, ये देखो हमें यहाँ पर करना है सिर्फ 2012 का एनालिसिस वर्टिकल। तो हमने 2012 की जो बेस अमाउंट है, यानी कि जो टोटल अमाउंट होती है, वो हमारे पास दो होती है, ठीक है। एक हमारे पास होती है टोटल एसेट्स बैलेंस शीट में, और एक होती है टोटल लायबिलिटीज या टोटल इक्विटी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टोटल एसेट्स को कंपेयर करते हैं जितनी भी एसेट्स वाली अमाउंट होती है उनसे, और टोटल लायबिलिटीज और इक्विटीज को कंपेयर करते हैं इक्विटी और लायबिलिटीज से, ठीक है। यानी कि अगर मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे अगर टोटल एसेट्स 2 लाख हैं और करंट एसेट्स कितने हैं परसेंटेज फॉर्म में, तो मुझे इस तरह पता लगेगा। ये देखो करंट एसेट्स रखे 74,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि अगर मेरे टोटल एसेट्स है 100%, ठीक है। अगर मेरे टोटल एसेट्स है 100%, तो मेरे करंट एसेट्स कितने हैं
37%, यानी कि अगर टोटल एसेट्स 2 लाख हैं, उसमें से 37% मेरे करंट एसेट्स हैं। वर्टिकल एनालिसिस हमें ये मार्जिन बता रहा होता है कि हमारे पास जो टोटल चीजें मौजूद है उसमें से ईच आइटम का मार्जिन कितना है। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई रेशियोज की। हाँ। ठीक है, अब एक काम करो। गुड। अपने अपने पास बल्कि छोड़ो, मैंने खोला हुआ हैंड आउट। बस अपने अपने पास क्वेश्चंस मेंशन करते रहो कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व कर सकते हो रेशियोज के, और इसे कर लेना सॉल्व। रुको, एक्सरसाइजेस कहाँ से शुरू है? ये रहा। ये ब्रीफ एक्सरसाइजेस है, ठीक है। नजर आ रहा है? हाँ, ये देखो यहाँ सारी। पे 14। हाँ, ये बिल्कुल क्वेश्चंस है, ये वो क्वेश्चंस है जो तुम लोग अब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो, अगर हम इसमें देखें ब्रीफ एक्सरसाइज का 14-2, सही है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको डेटा गिवन है 2010, 11 और 12 का। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द 3 टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो 3 टूल्स हैं, कौन कौन से हैं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रेशियो एनालिसिस, ये 3 टूल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है परफॉर्म ईच ऑफ द 3 एनालिसिस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस। मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस बताई हैं, हॉरिजॉन्टल की 2 और वर्टिकल की 1। आपने इस डेटा को यूज करके उन तीनों एनालिसिस को सॉल्व करना है, ठीक है। हो जाएगा? हाँ, हाँ। हो चुका। इसी तरह 14-3 में आपने वर्टिकल एनालिसिस करना है। ये ब्रीफ एक्सरसाइज है, यानी कि छोटी छोटी, ठीक है। ये सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए हो सकती है, लेकिन मिस जो क्वेश्चंस आपको देंगी वो इस तरह के देंगी, बड़े बड़े, ये जैसे ये है, ठीक है। अब देखो, ये EAU फ्रेशी कंपनी मैंने आपको क्लास में सॉल्व करा दिया था, ठीक है। ये रेशियोज हैं, ठीक है। अब ये आ गई एक्सरसाइजेस। देखो, एक्सरसाइजेस में जो पहली है उसमें आपने क्या करना है, प्रिपेयर ए स्केड्यूल शोइंग अ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है, 2012 और 11 का एज द बेस ईयर, ठीक है। और दूसरे वाले क्वेश्चन में आपने वर्टिकल एनालिसिस करना है, सही है। अब मैंने जो आपको समझाए हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अब आपने इन 2 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में आप एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन भी बता सकते हैं, और आप चेंज भी बता सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। और वर्टिकल एनालिसिस आपको आता है करना। अब देखो, 14-3 कॉर्नेट कॉर्पोरेशन जो मैंने भी समझाया, और 14-4 हैंडी जो मैंने भी समझा दिया, दोनों का एक इनकम स्टेटमेंट है और एक बैलेंस शीट है, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है नॉर्ड स्ट्रॉम इन कॉर्पोरेशन, ठीक है। नॉर्ड स्ट्रॉम इन कॉर्पोरेशन का डेटा आपके पास मौजूद है। आपने क्या करना है, कंप्यूट दी 4 लिक्विडिटी रेशियोज। मैंने आपको जब रेशियो एनालिसिस पढ़ाया था तो आपको बता दिए थे लिक्विडिटी रेशियोज कौन से होते हैं और कौन कौन से होते हैं। कैश रेशियो, कैश एंड इक्विवेलेंट रेशियो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ये सब आपका पार्ट होते हैं किसका? लिक्विडिटी रेशियो का। समझ में आ रही है बात मेरी? ये वाला भी करना है? मतलब ये सब तुम लोग अब सॉल्व कर सकते हो रेशियोज वाले चैप्टर में, ये बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है।
अब इसके नीचे देखो बेनीस कंपनी है, वो भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। इसके ऊपर आपके पास लिखा हुआ है लीच इनकॉर्पोरेटेड। तो इसमें आपने सिर्फ क्या निकालना है, करंट रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो जो होता है वो आपका होता है क्विक रेशो। ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, क्या नाम है इसका, विलिंगम। ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, रेशोज निकालने हैं। 14-9 भी आप कर सकते हैं। और ये जो स्कूली कॉरपोरेशन है, बेसिकली जो जो मैं नाम बता रही हूँ ना, वो लिखो अभी, ठीक है। क्योंकि इनमें आपके पास सीधा सीधा काम होगा, सिर्फ आपने रेशियोज कैलकुलेट करने। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अलग हैं जिसमें आपको रेशियो दिया हुआ है और आपने अमाउंट मालूम करनी है। ठीक है ना, तो वो मैंने अभी नहीं बताए। पहले इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस में पक्के हो जाओ, फिर वो करवाऊंगी। ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डोग्लास कंपनी और माल्डर कंपनी। इनका क्या करना है, आपने वर्टिकल एनालिसिस करना है। ठीक है। वेला टूल कंपनी है, वेला टूल कंपनी भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास डेटा सारा मौजूद है, आपको मैं एनालिसिस रेशियोज सब बता चुकी हूँ। ये सारे रेशियोज आपने कैलकुलेट करने हैं। रिसीवेबल टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, एसेट टर्नओवर। ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ एक क्लास रेशियो एनालिसिस की अरेंज करके ना तुम लोगों को सारे रेशियोज एक दफा समझा दूँ, ताकि तुम लोग इन क्वेश्चंस को और इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है। ठीक है। यहाँ तक रेशियो एनालिसिस के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन तो मुझसे पूछ सकते हो। किसी भी अभी हवाले की कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। अभी तो नहीं है यार। सही है। अब देखो बात क्या होती है कि समझने जब हम बैठते हैं तो हमें लगता है आ गया, लेकिन जब हम्म। तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ना, तब तक हमें चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो जो जो क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को बताए हैं वो सॉल्व करो। ठीक है, मैंने भी सॉल्व नहीं किए हैं ये क्वेश्चन, सही है ना। तो मैं भी सॉल्व करूंगी, जो जो सॉल्व कर रहा है वो ग्रुप पे भेज दे। सही है। ठीक है, ताकि हमारा पास हमारा रेशियोज का एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। सही है। अब अगर हम आईटीएफ में कोई टॉपिक उठाएंगे नेक्स्ट वीक से, तो हम न्यू टॉपिक उठाएंगे। सही है। इंशाल्लाह। सही है। इंशाल्लाह, जैसे हम टाइम वैल्यू उठाएंगे, टाइम वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर हम दूसरे स्टॉक पे आएंगे, हम मेनली हर कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे इंशाल्लाह पेपर से पहले तक। ठीक है ना, ताकि फिर हमें अगर प्रैक्टिस करनी हो तो हम मुश्किल चीजों की करें। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को भी अंदाजा होगा कि जो टेस्ट मिस ने दिया था रेशियोज का वो काफी डिफिकल्ट था। तो अगर आपको रेशियोज की बेस आती होगी तो तभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने आप को पक्का करो। ठीक है, ताकि तुम लोग मुश्किल वाली चीजों को सॉल्व कर सको। ठीक है। यहाँ पर हम रेशियोज वाले चैप्टर को 75% वाइंड अप करते हैं। जो कुछ कुछ मुश्किल मुश्किल रह गए वो हम फिर बाद में देखेंगे उसे। सही है। एंड ठीक है। करें यहाँ पर। हम्म। ठीक है। स्टॉप कैसे करते हैं रिकॉर्डिंग। सही है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, पक्का एंड कर दूं।